प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो आज आपका हुआ था उसको हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपसे पूछा गया था बल खालिस्तान के परिवर्तन की दर है। तो प्यारे बच्चों, बल जो होता है वो किसकी दर होता है? संवेग परिवर्तन की दर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो क है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में क्या है, आपसे पूछा किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन का दूरी से संख्यात्मक अनुपात क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जो अनुपात होता है वो होता है 1 या 1 से कम। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन इस ऐसा है। चौथा ऑप्शन आपको ऐसा नज़र आ रहा है, 1 के बराबर या उससे कम। आगे है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 24 न्यूटन है। तो प्यारे बच्चों, चंद्रमा पर उसका भार निकालना है। तो 24 का 1/6 तो कितने आ जाएगा? 4 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ की विशेषता के बारे में सही नहीं है? एक पदार्थ के कण सभी दिशाओं में निरंतर गतिशील रहते हैं, बिल्कुल सही है। तापमान में वृद्धि के साथ कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये भी सही है। सभी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा एक विशेष तापमान पर समान रहती है, तो ये यहाँ पर गलत है। इसके बाद में क्या है, पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे में फैल जाते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ गलत है, सही नहीं है, तो वही हमें बताना था। आगे है, टिंचर आयोडीन में विलय और विलायक का पता लगाइए। तो टिंचर आयोडीन के अंदर जो विलय होता है वो आयोडीन होता है और एल्कोहल जो होता है विलायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 6 ऐसा आपको नज़र आ रहा है। आगे है, जब द्रव को तेज़ी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर की ओर आ जाते, सिद्धांत का उपयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा होता है अपकेंद्रण विधि में। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, इनमें से प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लाइसोसोम में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइबोसोम में होता है। तो प्यारे बच्चों, कोशिका के अंदर जैसे ये कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, यहाँ पर अंतःपृथ्वी जालिका मिलती हैं। तो एक जो होती हैं उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं ऐसे। तो उन राइबोसोमों के ऊपर क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण की जो फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेग हॉर्न संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, ये जो संबंधित है कुक्कुट पालन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लोएम बना होता है तो चालनी नलिका का, साथी कोशिकाओं का, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। आगे, केंद्रक में छड़नुमा आकृति क्या कहलाती है? कोशिका द्रव्य, रिक्तिका, प्रोटीन। तो प्यारे बच्चों, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 4 गुणसूत्र कहलाती है। इसके बाद में क्या है, मुक्त पतन से क्या अभिप्राय है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, मैं लिखने में टाइम लगेगा तो आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेव किया हुआ है, ये देखो। क्या होगा, किसी वस्तु के किसी ऊंचाई से किसी वस्तु पिंड का केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना, जबकि पिंड वस्तु पर कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। जैसे एक पिंड यहाँ से नीचे की ओर गिर रहा है, वो सिर्फ गुरुत्वीय बल के कारण गिरे, इसके ऊपर और कोई बल काम न करे, तो वो कौन सी अवस्था होती है? मुक्त पतन होती है। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। इसके बाद में क्या है, मुक्त पतन के बाद में आपसे पूछा गया है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ठोस CO2 को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। आगे आपसे पूछा है प्रासरण क्या है? तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ प्रासरण क्या है। यहाँ पर मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, देखो। प्रासरण क्या है? प्रासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें जल के अणु वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर गति करते हैं। जैसे एक बीकर में हम पानी लें, उसमें किशमिश डाल दें
तो आप देखोगे कुछ देर बाद जो होती है वो किशमिश फूल जाती है। इसका मतलब पानी जो है किशमिश के अंदर चला गया, तो पानी किस उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गया। तो यही क्या है, प्रासरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रासरण के बाद में आपसे क्या पूछा गया है, प्रासरण के बाद में नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। तो प्यारे बच्चों ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्केलेरन कायमा उत्तक का बना होता है। स्केलेरन कायमा कायमा ठीक है, उत्तक का बना होता है। आगे ऐसे 2 अंकों के नाम बताओ जिसमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो प्यारे बच्चों ऐसे जो 2 पदार्थ होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक होते हैं। हरित लवक होते हैं जिनका अपना खुद का डीएनए होता है कोशिका के अंदर। आगे है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या हैं। तो प्यारे बच्चों आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इनके अनुप्रयोग क्या है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, आपने देखा होगा जब पानी के अंदर आप किसी भार को डालते हैं तो उसके भार में आपको कमी महसूस होती है, तो वही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, जब किसी वस्तु को तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह उत्प्लावन बल कहलाता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। तो उत्प्लावन बल बराबर किसके होता है, विस्थापित द्रव का भार आयतन। ठीक है, विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। वो क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व गुणा गुरुत्व। तो इसके अनुप्रयोग भी हैं, आपको लिखने थे, उपयोग भी लिखना है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के उपयोग क्या हैं, देखो यह पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। जलयान और पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में किया जाता है। दुग्ध मापी से दूध की शुद्धता मापने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आर्द्रता से द्रवों का घनत्व ज्ञात करने में, पानी में बर्फ का तैरना इसे समझाया जा सकता है। उत्प्लावकता जो होता है तरलों द्रव गैस का गुण है। ठीक है, ये क्या हैं, इसके उपयोग हैं। इसके बाद में आपसे क्या पूछा गया है, देखो आर्किमिडीज के बाद में, आर्किमिडीज में ठंडे पानी की तुलना में चीनी के क्रिस्टल गर्म पानी में तेज़ी से घुलते हैं, समझाइए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ठंडे पानी के अंदर मान लो 1 चम्मच चीनी घुलती है, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। ये बिल्कुल आसान है, आप इसको लिख सकते हैं। गर्म करने से उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, प्रसार होता है, तो उसमें वो आसानी से घुल जाते हैं, घुलनशीलता बढ़ जाती है। आगे है मेरिकल्चर और जल संवर्धन में क्या अंतर है, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या अंतर है। देखो ये देखो यहाँ से आपको मेरिकल्चर और जल संवर्धन में अंतर लिखना था। मेरिकल्चर क्या होता है, कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों को समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है, जिसे मेरिकल्चर कहते हैं। इनमें प्रमुख है मूलेट, पेटकी था, पर्ल स्पॉट, कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा और समुद्री खरपतवार। जल संवर्धन क्या है, ताज़ा जल तथा समुद्री जल लवणीय जल दोनों में किया जा सकता है। मेरिकल्चर जल संवर्धन का ही एक प्रकार है। तो ये दोनों की परिभाषा लिखनी थी आप, तो दोनों में अंतर हो जाता। आगे आपसे क्या पूछा है, देखो आगे आपसे पूछा गया है आगे एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। देखो न्यूमेरिकल में किसी वस्तु पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, त्वरण जो है ए कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और टी समय कितना है, 2 सेकंड है। ठीक है, तो उतने समय में तय की गई दूरी आपको बतानी है। तो ये त्वरण है, तो पहले हमें क्या एस निकालनी है। तो पहले गति का प्रथम नियम आप इस्तेमाल करो। जब ब्रेक लगाएंगे तो आपको पता है v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गति के प्रथम नियम से क्या होगा, v बराबर u जमा ए टी, ये लगाएंगे तो v 0 है, ब्रेक लगाने पर 0 हो जाता है। u हमें निकालना है, जमा में a हमें पता है, गुणा माइनस का 6 है, और t कितना है, 2। तो यहाँ पर देखो 6 दूनी 12, तो ये क्या हो गया, 0 बराबर u माइनस में
12, तो 12 इधर जाएगा, u क्या आ गया प्लस का 12 हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसको हम गति के द्वितीय नियम के अनुसार उस फॉर्मूले में भरकर जब हम निकालेंगे, तो मैं यहाँ इसको साफ कर देता हूँ। आप याद रखेंगे u कितना आया है, 12 आया है। तो अब गति का जो द्वितीय नियम इस्तेमाल करेंगे, s बराबर क्या होता है, ut जमा 1/2 at² होता है। ठीक है, तो s हमें निकालना है। u आपको पता है अभी कितना आया था, 12, और t दिया हुआ है 2 जमा 1/2 गुणा में a दिया हुआ -6 और t दिया हुआ है 2 गुणा 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ये 12 दूनी 24 हो गए, यहाँ पर 6 दूनी 12 माइनस के, तो 24 में से 12 गए 12, तो दूरी कितनी आ जाएगी, 12 मीटर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको ज्ञात करना था। आगे है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, जब विराम अवस्था से गतिशील होते थे पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो इसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो क्या होगा, ये देखो प्रथम स्थिति के अंदर देखो, जब गतिशील बस अचानक रुकती है, इस स्थिति में हमारा शरीर गतिशील होता है। हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो बस के साथ गतिशील है तुरंत रुक जाता है, परंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण अभी भी गतिशील रहता है, अतः बस में सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। दूसरी स्थिति में, जब हम ठहरी हुई बस में बैठे हैं और अचानक बस चल पड़ी, तो हमारे शरीर का निचला भाग सतह के संपर्क में होने के कारण तुरंत गतिशील हो जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग विराम अवस्था में रहने के कारण विराम में ही रहने की चेष्टा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम पीछे की ओर हट जाते हैं। तो ये आंसर था। आगे दूसरा जो भाग है उसमें आपसे ये पूछा गया था, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाले रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है? तो क्रिया था प्रतिक्रिया सदैव समान और विपरीत दिशा में होती है। पानी की धारा तीव्र वेग से आगे निकलती है, तब पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल पाइप नली पर लगता है, जिसके कारण नली पीछे की ओर खिसकने लगती है और फिसलती है। यही कारण है कि अग्निशमन कर्मचारी को नली पकड़ने में कठिनाई होती है। जैसे बंदूक से गोली चलाते हैं, आपके कंधे पर बल लगता है पीछे की ओर, तो प्रतिक्रिया बल यहाँ पर काम आता है। आगे है, इसके बाद में देखो, विलियन और कोलाइड में क्या अंतर है? ये हमने कर लिया, नली पकड़ने वाला। विलियन और कोलाइड में क्या अंतर है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ से लिख सकते हैं, विलियन एक समांगी मिश्रण है, कोलाइड क्या है, यह समांगी दिखाई देता है परंतु विषमांगी मिश्रण है। तो ये आप सभी ने कर लिया होगा, बड़ा प्रश्न था, आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसके बाद में आपसे क्या पूछा गया है, देखो आपसे पूछा गया है, वाष्पीकरण की दर पर स्थायी क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसको मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। एक गिलास है और एक प्लेट है। अगर गिलास में हम पानी डालें और दोनों एक उतना ही पानी हम प्लेट में डालें, तो कौन सी में जल्दी उड़ेगा? प्लेट में से जल्दी उड़ेगा, क्योंकि प्लेट का सतही क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी, क्षेत्रफल घटने पर वाष्पीकरण की दर कम होगी। ठीक है, आगे है, इसके बाद में निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे? ए और बी दो घुलनशील द्रव जिनका क्वथनांक 25 केल्विन से कम होता है, तो यहाँ पर आसवन विधि काम आती है। नीली स्याही के घटकों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि काम आती है। आगे, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन क्यों होता है? पतली डोरी से उठाना इसलिए आसान होता है कि पतली डोरी का क्षेत्रफल कम होता है, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा लगेगा। देखो क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो दाब घटेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। यही कारण है कि यहाँ पर पतली डोरी जो है उससे बेग को ले जाना कठिन होता है। इसके बाद में लास्ट प्रश्न जो आपसे पूछा जा, चित्र की सहायता से 3 प्रकार के पेशीय ऊतकों में अंतर स्पष्ट करना था आपको। तो यहाँ पर चित्र की सहायता से ये आप सभी ने किया होगा। 3 प्रकार के पेशीय ऊतकों के चित्र हैं और उनमें अंतर
लिखना था। रेखित पेशी, चिकनी पेशी और अर्धेक पेशी, यही था आज का पेपर जो आपसे प्रश्न पूछे गए। मैंने आपको यहाँ बताए और दिखा भी दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अच्छे से किए होंगे। धन्यवाद।